औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हैदर अली हिम्मत वाला है। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट बैठे हैं जिनका नाम है सना हमीद, जिनसे आज हम इंटरव्यू करेंगे। सबसे पहले हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इंटरव्यू में शामिल हुए। एंड तो थैंक यू सो मच सना सिस्टर। सना सिस्टर, आप सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि जो नहीं जानते वो आपको जान सकें एंड जो जानते हैं वो और भी जान सकें। वालेकुम सलाम भाई। योर ऑल प्लेयर्स माइन, आपको शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मेरा ताल्लुक जो है वो एजुकेशन के प्रोफेशन से है। मैंने पहले अपनी डिग्री कंप्लीट की इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स में। उसके बाद मैंने काफ़ी साल जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। वक्त गुजरने के साथ जो है मुझे ये फीलिंग आई कि सिर्फ एक प्रोफेशन में एक अच्छा टीचर बन जाना वो काफ़ी नहीं है। वक्त बदलने के साथ आपको खुद को बदलना पड़ता है। इस वक्त जो है पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। जैसे कोरोना आया और हमारी दुनिया जो है वो नहीं रही जो कोरोना से पहले की थी। तो आपको चेंज के साथ जब चेंज आ रहा हो खुद को मैनेज करना पड़ता है इससे पहले कि चेंज आपको मैनेज कर दे। तो एक बहुत बड़ा कायनात का असूल है ये कि जब चीज़ें बदल रही होती हैं तो आपको उसको बदलना पड़ता है। उसके बाद जो है वो आप इसके अलावा जो है आपको कोई चारा नहीं होता। सो ये एक बहुत अहम चीज़ है। उसमें मैंने अपने आप को मेरे नज़दीक जो है कैरियर सिर्फ एक इस चीज़ का नाम नहीं है कि मैं प्रोफेशन में खुद को आगे बढ़ाऊं या आगे लेके चलूं, बल्कि ये खुद मुसलसल सीखने का, अपने आप को री इन्वेंट करने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का, दुनिया को एक्सप्लोर करने का, चीज़ें जानने का अमल है। सो इसमें फिर मैंने जब इसकी देखना शुरू किया, स्किल्स देखना शुरू की, तो मुझे फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चला पता। और फिर मैंने अपना जो है वो इसमें एक्सप्लोर करना शुरू किया, इसमें जाना शुरू किया और इसके बारे में फिर मैंने सीखना शुरू किया। सो इस तरह मैंने अपना सफ़र जो है वो लिटरेचर एंड लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट जर्नी था जो मैंने फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ इसको एक नया रुख दिया। ओके, थैंक यू सो मच, आपने इंट्रोडक्शन कराया। एंड जैसा कि आपने बताया कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखी, तो उसमें आप बता सकती हैं कि गवर्नेंस एआई वो क्या है। एंड इसमें आज के दौर में इसकी अहमियत क्यों बढ़ गई है। रिस्पॉन्सिबल एआई या जो जिम्मेदार मसनूई जहानत है वो सिर्फ एक नॉर्मल नहीं है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो जानते हैं कि ये एक ऐसी है कि एक हमने मसनूई तौर पे एक दिमाग बना लिया है कंप्यूटर्स के जरिए, जो कि इंसानों की तरह काम करता है और उसमें छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो इंसानों की तरह, मतलब आपको एक मसले का हल देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं और आपके कामों में जल्दी लेके आते हैं, तेज रफ्तारी पैदा करते हैं। रिस्पॉन्सिबल एआई का जो मकसद है वो इससे बहुत आगे है। उसका बेसिक मकसद ये है कि अगर कोई काम हो रहा है तो उसकी बुनियाद क्या है, और अगर वो काम हो रहा है तो उसका असर किस तरह से पड़ रहा है। मतलब आपने कोई काम किया है, आपकी उसमें बेस क्या आती है, आप ये काम ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, ह्यूमंस के लिए कर रहे हैं या ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं। ये दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जब एक नाम लिया जाए तो वो ह्यूमंस के लिए नॉर्मली आता है कि हम ह्यूमंस की हेल्प कर रहे हैं, हम ह्यूमंस के लिए रोबोट्स बना रहे हैं, ह्यूमंस के लिए कर रहे हैं। बट रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात की जाए तो ये ह्यूमैनिटी की बात करती है, ये इंसानियत के लिए बात करती है। और इसमें हमें चलता है पता कि हमने इसमें पॉजिटिव चीज़ों के साथ लेके आगे बढ़ना है। लेकिन ह्यूमंस के लिए तो बहुत सारी आगे आप देखिए तो नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं। मतलब ह्यूमंस कुछ चाह भी रहे होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव जो ह्यूमैनिटी का जिक्र करते हैं तो कलेक्टिवली मजमूई तौर पे हम उसमें इंसानियत की फलाह व बहबूद का मेन एलिमेंट शामिल करते हैं, जिसका जो रिस्पॉन्सिबल एआई वहाँ पे एआई को एक जिम्मेदार बनाती है और बताती है कि कैसे जो है इसने नेगेटिव चीज़ों को रोकते हुए पॉजिटिव चीज़ों के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे लेके बढ़ना है। ओके, तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि मसनूई जहानत हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी और कारोबार का हिस्सा बनती जा रही है। आपके ख्याल में मसनूई जहानत को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने के लिए सबसे अहम उसूल क्या है।
मसनूई जहानत को बिल्कुल जो है हमें इसको जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि हम ये जानें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लिए आई है। ये हमारी हेल्प करने आई है, इसलिए नहीं है कि हम इसके ऊपर जो है वो मुकम्मल अंधा एतमाद कर लें। हमने इस पे एतमाद नहीं करना, हमने इसके जरिए अपने काम आसान बनवाने हैं, और हमने इसको अपने काम पकड़ा के सो नहीं जाना। हमने खुद ज्यादा खुली आंखों के साथ, जागती आंखों के साथ इसकी भी रखवाली करनी है, और अपने इर्द गिर्द मुआशरे भी देखना है कि इसकी जरूरत क्या है। इसके जरूरत के लिहाज से हमें इसको यूज करना है, ना कि अंधाधुंध इसका इस्तेमाल करते हुए हमें जो है एक बजवर्ड आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, ये आगे हो गया, वो आगे हो गया, ये भी गलत है। और उसकी दूसरी एक्सट्रीम ये भी गलत है कि हम मसनूई ज़हानत को बिल्कुल ही बंद कर दें। मतलब ये जनाब बिल्कुल एक 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 नजरिया तो ये है ना कि इसका कि हमने इसको बहुत यूज करना है। जैसे आजकल आजकल बिजनेस हमारे जो हैं या बाकी चीजें जो हैं वो ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, इसमें हेल्प आउट कर रहे हैं। एक दूसरा एक्सट्रीम जो मुआशरे के आम फर्द में आ रहा है, वो उसका एक आम फर्द की राय इस वक्त मुआशरे में ये है कि जनाब मुझे तो एआई पसंद ही नहीं है, मुझे तो अच्छी नहीं लगती एआई, मुझे तो मसनूई ज़हानत बहुत बुरी लगती है। भाई आपकी पसंद नापसंद इस वक्त नहीं पूछी जा रही। एक चीज आ गई है, आपके साथ है, आपके पास है, उसमें आपकी पसंद खत्म हो गई है। अब आपने उसको डिफेंड करना है या उसको ऑफेंड करना है, ये आपके अपने ऊपर है। आपने डिफेंड करते हुए उसको अपने हक में इस्तेमाल करना है, या आपने उसको ऑफेंड करते हुए उसको बुरा बुरा कहना है। ये बिल्कुल इसी तरह ये 100 साल पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था, आज हम 15 अगस्त को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 14 अगस्त की मुनासबत से मुझे बात याद आई। तो उस वक्त अंग्रेजी जुबान को बरे सगीर में काफिरों की जुबान समझा जाता था। कि हमने मुसलमानों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमने जुबान नहीं सीखनी। पर सईद अहमद खान का बड़ा रोल था उसमें, कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस तरफ रागिब किया कि चूंकि अब अंग्रेज आ चुके हैं तो आप इंग्लिश सीखे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस वक्त वही हाल हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है कि हम भी इसको सीखे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। बाय हुक और बाय क्रूक हमने इसको सिर्फ सीखना नहीं है, हमने इसको आंखें खोल के यूज करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही आपके घर में छुरी और आपको पता ना हो कि अपनी यूज कैसे करनी है, और आप कहें जनाब जी छुरी को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, छुरी हाथ काट देती है, छुरी उंगली काट देती है। नहीं, आपने उससे सब्जी काटनी है, आपने उससे फ्रूट काटना है, आपको उसका यूज जानना है। तो इस तरह आपको एआई को भी रिस्पॉन्सिबली बना के अपनी अपनी लाइफ में इसको यूटिलाइज करना है। ओके, थैंक यू सो मच। सो तो व्यूवर्स, आपको भी थोड़ा बहुत ये सीखना चाहिए ताकि हम तरक्की कर सकें, हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करे। तो सिस्टर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मसनूई जहानत के इखलाकी इस्तेमाल के हवाले से आज इदारों और कंपनियों को किन बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? जो हमारे इंस्टीट्यूट्स और जो हमारे कंपनीज हैं, उनको चैलेंज ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं या हम पीछे रह गए। एक तो ये चैलेंज तो मतलब है, लेकिन ये एक सुपरफिशियल चैलेंज है, मतलब ये कवर अप हो जाएगा। दूसरा चैलेंज जो आता है वो ये आता है कि आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं उसका रिस्क कितना आता है। आपने उसको सिर्फ यूज नहीं कर लेना, बल्कि आपने देखना है रिस्क, मतलब रिस्क किस तरह का आएगा। एआई कितना ओरिजिनल काम कर रहा है, एआई कितना बायस काम कर रहा है, एआई में फेयरनेस है कि नहीं है, एआई में ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है। सो ये तीन चार बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को मशकूक भी बनाती हैं। और अगर हम इनको मतलब इन चीजों को खत्म कर दें, तो एक ट्रस्ट वर्दी एआई के साथ हमारे इदारे और हमारी कंपनीज जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। अदरवाइज आपको नहीं पता कि आपके इदारे में आपके मुलाजमीन जो टूल्स यूज कर रहे हैं, वो वहां से डाटा डाटा जो है वो ब्रीच कैसे हो रही है। आपको एआई कहाँ पे बायस आंसर दे रहा है, लाइक आपने सीवी स्क्रीनिंग के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो किस तरह से वो आपको जनाब वहां पे जेंडर इनइक्वालिटी की लेके आ रहा है, आपको नहीं पता। लेकिन एआई ने सारी लड़कियों की सीवीज को रद्द कर दिया, जस्ट बिकॉज दे आर फीमेल्स, उनके नेम फीमेल्स आ रहे थे। ये एआई के अंदर इंटरनल बायसनेस थी और आपको इसका पता ही नहीं था। तो आपकी कंपनी उस फेयरनेस को हटा रही है। इसी के लिए यूरोप ने और बाकी जो हमारे दुनिया के करता धरता बड़े ममालिक हैं, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, जिनके अंडर काम करते हुए हमारे इदारे जो हैं इन चीज़ों से बच सकते हैं, और चैलेंजेस मतलब उनको कम से कम हो सकते हैं।
ओके। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में मस्नूई जहानत इंसानों की तख्लीकी सलाहियतों को ख़त्म या तब्दील करते, या इंसान और मस्नूई जहानत एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ें? मसनूई जहानत किस काम के लिए दुनिया में आई है? भी हमारी हेल्प करने आई है। मसनूई जहानत का इस्तेमाल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज में, अगर आप कंटेंट सिर्फ उसी से बनवा रहे हैं, एआई आपको सारे काम करके दे रहा है, तो फिर तो आप रिप्लेस हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने घर में एक हेल्पर रखी और आपने सारा काम उस पर छोड़ दिया और आप सोते रहे। तो एक दिन आएगा कि हेल्पर आपको बाहर निकाल के मारेगा और आप आपकी जगह खुद ले लेगा, वो खुद मालिक बन जाएगा। और आपने एक दूसरा तरीका ये है कि आप उसमें खुद भी इन्वॉल्व हैं, आप उससे काम भी करवा रहे हैं, लेकिन आप जो है ना, आपने अपने क्रिटिकल थिंकिंग को, अपने सोच के साथ उसको हाजिर नाजिर रखते हुए, मतलब खुली आंखों के साथ आप जो है ना उसको चेक करते रहे हैं कि अपनी क्रिएटिविटी के साथ, कि आप उसको मुसलसल एक मतलब क्वेश्चन आंसर आस्किंग की सिचुएशन में है और आप बता रहे हैं कि इस तरह नहीं, उस तरह करना है, इस तरह नहीं, ऐसे करना है, तो वो चीज बेहतर है। क्रिएटिविटी कभी खत्म नहीं होती, क्रिएटिविटी को हमेशा सुला दिया जाता है उस वक्त जब आप किसी पे 100% डिपेंड करते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एआई हो। सो वी हैव टू वेक अप विद ओके, ओपन आईज। नाइस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप कॉपी राइटिंग को किस तरह बयान कर सकते हैं? कॉपी राइटिंग जो है ये ऐसे ही है जैसे आप बाहर जाते हैं, आप पेनाफ्लेक्स शीट्स देखते हैं, आप बैनर्स देखते हैं, वहां पे चीजें बिकने के लिए लिखा होता है 20% ऑफ, 99%, ये चीज है, वो चीज है। तो एक इश्तहार जो लिखी हुई शक्ल में होता है, कोई भी तहरीर जिसको हम बेचने के लिए किसी भी चीज को इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। और कॉपी राइटिंग जो है वो हमारे यहाँ मतलब अब आजकल एक रिवाज हो गया है कि उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाया जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉपी राइटिंग और हमारी कॉपी राइटिंग में ये फर्क है कि एआई आपको एक कंटेंट लिख के दे सकती है, लेकिन आपकी सोसाइटी को नहीं जान सकती। अपनी सोसाइटी को आप खुद बेहतर जानते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट को, अपने लोगों को, अपनी जुबान को जिस तरह आप जानते हैं, एआई उस तरह से उसको नहीं कर सकती। आपको कॉपी राइटिंग जो आप अपने दिमाग से लिखेंगे वो एआई उस तरह से नहीं लिख सकती। आपने लिखना है एक फैसला करवाने के लिए कि आप में पहले एक एहसास जागे, आपकी एक फीलिंग बने, और उसके बाद जो है आप के अंदर जो है वो एक फैसले की कुवत पैदा हो कि आपने ये चीज खरीदनी है। सो दैट्स व्हाट कॉपी राइटिंग इज। ओके। आपके सॉरी, मसनूई जहानत के आने के बाद कॉपी राइटिंग की दुनिया में क्या बड़ी तब्दीलियां हैं? मसनूई जहानत के आने के बाद कॉपी राइटिंग की दुनिया में कोई जो है वो कॉपी राइटर्स, जो ओरिजिनल कॉपी राइटर्स होंगे वो रहेंगे, जिन्होंने रियल बेस पे काम किया, जिन्होंने अपना काम उस तरह से रखा कि उन्होंने मार्केट मार्केट में टारगेट ऑडियंस को समझा, उनकी नीड को समझा, उनके पेन पॉइंट्स को समझा, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को समझा, उस बेस पे उसने कॉपी राइटिंग की। तो वो कभी रिप्लेस नहीं होगा। यकीन माने, मैंने खुद जब कॉपी राइटिंग ऐसे करवाई, तो इतनी पथेटिक कॉपी राइटिंग होती है कि बंदा कहता है कि वो जिस तरह घर में कभी हेल्पर हो ना, तो यस बॉस किस्म के हेल्पर्स कुछ होते हैं, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस करेंगे करेंगे अपनी मर्जी, लेकिन वो यस बॉस कर रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाट एआई इज डूइंग। आप एआई से कॉपी राइटिंग करवा ही नहीं सकते। आप करवाएंगे तो वो बहुत ही एक चीप किस्म की कॉपी राइटिंग होगी, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ सकती है। आपको कॉपी राइटिंग में अपनी जान डालनी होती है। चंद आपके लफ्ज होते हैं जिसमें आपने अल्फाज को कूजे में बंद करना होता है, और उससे आपने अगले के दिमाग में पहुंचते हुए फैसला करवाना होता है, और फिर उसकी जेब तक पहुंचते हुए उससे पैसे निकलवाने होते हैं। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू विद द कॉपी राइटिंग, और ये एआई आपके बगैर नहीं कर सकता, और आप एआई के साथ मिलकर इसको बेहतर कर सकते हैं। ओके, आप टेक्नोलॉजी राइटिंग के शोबे में भी काम करती हैं। पेचीदा तकनीकी मालूमात को आम लोगों के लिए आसान और काबिल फहम बनाना मुश्किल होता है? कितना मुश्किल होता है? देखिए, टेक्निकल जो राइटिंग है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो मतलब आपके टेक्नोलॉजिकल जार्गन्स होते हैं। उसमें मेरा हमेशा मकसद ये हुआ है कि मैं उनको एक आम बंदे की जुबान तक लेकर आऊं, आम
उसको एक आम बंदा उसको समझ सके। लाइक मैं आपको बताऊं, जब मैंने डिजिटल स्किल्स की तरफ आना शुरू किया तो ट्रस्ट मी कि मुझे उस वक्त अपनी डिग्री पूरी करने के बाद स्किल्स का मतलब भी नहीं पता था। लाइक स्किल्स का मतलब मेरे नजदीक ये था, जो आर्म स्किल्स होती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होती हैं, जो हम शुरू से पढ़ते हैं, उन्हीं को हम स्किल्स कहते हैं ना। या दूसरी तरफ स्किल्स आती हैं, मेसन की है, लेबर में स्किल्स आती हैं, उनको हम स्किल्स मानते हैं। लेकिन डिजिटल स्किल वाज अ क्वाइट न्यू वर्ल्ड, इट वाज अ क्वाइट न्यू थिंग कि जो मेरे लिए एक नई थी। जिसे आपने टेक्निकल उसका पूछा राइटिंग का, उसमें यह है कि मेरा ये टारगेट होता है कि मैं हमेशा उस चीज को बिल्कुल एक आसान चीज में खुद समझूं और फिर उसको ऑडियंस तक लेकर आऊं। अगर अगर वो आसान नहीं हुई या मैं उसको नहीं उस तरह लग सकी, इसका मतलब ये है कि मुझे भी उसकी समझ नहीं आई, आई कुडंट अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट। सो दैट्स व्हाट टेक्निकल राइटिंग इज, कि आपने एक एक ब्रिज जो है वो बनाना होता है टेक्निकल राइटिंग के दरमियान और एक आम आदमी के दरमियान, कि कैसे उनका ब्रिज एक बने, वो आम चीजों को समझ सकें। बिकॉज मेरा अपना नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि टेक्निकल राइटिंग, ये टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो एक आम आदमी के जहन में कितना एक गंभीर किस्म का एक वो पैदा करते हैं। लाइक कंप्यूटर का वर्ड ही जो है ना, वही एक नॉन टेक्निकल आदमी के दिमाग में वो बड़े बड़े नेटवर्क्स और इस तरह की चीजें पैदा करता है, जो वहां जो कहते हैं हाँ बस रहने दो, बस ठीक है। जिस तरह वो दवाइयां होती है ना बहुत सारी, तो वहां पे स्मेल आ रही होती है, तो वो बंदे का दिल ऐसी ऐसी दवाई के बगैर ठीक हो जाता है वो कई दफा, मरीज जो होता है। तो इसी तरह जो है ना, वो कंप्यूटर के नाम से जो है ना वो हम दूर भागते थे। तो अब ये है कि आपने उसको बिल्कुल इतना इजी, इतना सिंपल, उसमें जो लूप होल्स होते हैं उनको खत्म करते हुए आपने उसको नॉन टेक्निकल बंदे तक, एक ले मैन तक लेके आना है, ताकि जिस तरह मुझे समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है, घर वालों को, हमारे बड़ों को भी उसी तरह समझ आए जैसे हमें आती है। ओके, थैंक यू फॉर एक्सप्लेन। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके ख्याल में मस्नूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को तालीम देने और आगाही फराहम करने का बेहतरीन तरीका क्या है? लोगों को एजुकेट करने का तरीका एक नॉर्मल तो ये कहा जाता है कि उनको टूल्स का नाम बताएं, उनको बताएं कि आप इसके जरिए क्या काम कर सकते हैं या आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। ये तो एक नॉर्मल चीज है। बट जहां तक मुझे लगता है कि जिस तरह हमारी सोसाइटी में एक 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 कॉमन एक चीज है कि एआई को पसंद नहीं किया जाता, बिकॉज वही वाली बात आ गई ना, मैंने कहा 100 साल पहले हम इंग्लिश को पसंद नहीं करते थे क्योंकि इंग्लिश काफरों की जबान है, इसलिए हमने नहीं सीखनी है। आज तक हम टेंसेस में और हम जनाब कम्युनिकेशन जो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश होती है उसके दरमियान में हम फंसे हुए हैं। कहीं पे हमें हमारा तलफ़ुज़ सही नहीं होता, कहीं पे हमारा जो है वो, कभी हम यूके की इंग्लिश में, कभी यूएस की इंग्लिश में फंसे हुए होते हैं, कहीं पे हमारे स्पेलिंग सही नहीं होते और कहीं पे हमने आइल्स जैसे टेस्ट पास करने होते हैं, तो हम फंसे ही रहते हैं। इसी तरह अब एआई जब आ गई है तो उसमें हमें जो है वो ये देखना है कि एआई ने टूल्स जो हैं वो बता दिए हमें, हमें टूल्स सीख के उससे अपने काम को बेहतर बनाना है। बट ज्यादा काम जो मुझे ये लगता है इस वक्त कि हमें ये सीखना है एक लेमैन को, कि अगर हमें एआई को नहीं भी यूज करना, हमें पता हो एआई क्या कर रही है। अगर एआई रिस्पॉन्सिबल एआई नहीं है, अगर जिम्मेदार मसनूई जहानत नहीं है, तो वो हमारी लाइफ में क्या तूफान लेके आ सकती है। आपके और मेरे मोबाइल से कितना डाटा ब्रीच होता है, कितनी प्राइवेसी जो है वो लीक आउट होती है, और किस तरह से कई दफा हमारे जो हमारी आवाजें सुन के हमारा एल्गोरिदम जो है वो मोबाइल का चेंज हो जाता है, हमारे टूल्स का, सॉरी गैजेट्स का, जिस तरह लैपटॉप्स हैं और आईपैड्स हैं, उनके एल्गोरिदम्स चेंज हो जाते हैं, और किस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन को ले लिया जाता है, जिसके बाद हमारे फैसलों पर यह असरअंदाज होती है, और इस तरह हमारा पूरे का पूरा जो है एक लाइफस्टाइल जो है वो एल्गोरिथमिक उस पर जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बतौर यूनिवर्सिटी लेक्चरर आपने तलबा में सबसे ज्यादा किस महारत की कमी महसूस की है जिस पर इन्हें खास तौर पर काम करना चाहिए? एक्चुअली जब मैंने पढ़ाया, जब मैंने जॉब की, तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि मैंने एक चीज देखी हो। लाइक मैंने डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग थे, तो मैंने डिफरेंट चीजें देखी। जब पाकिस्तान में मैंने देखा तो मुझे कम्युनिकेशन गैप तो लगा ही लगा, उसके साथ मुझे डिसीजन पावर जो है ना उसमें बहुत कमी लगी। लाइक हमारी लीडरशिप, जो हमारे अंदर एक लीडर अल्लाह ने पैदा किया होता है, हर इंसान के अंदर होता है, जिससे हमारी डिसीजन पावर होती है, डिसीजन मेकिंग पावर जाती है, वो हमारे अंदर एक्टिव नहीं होता। वो इतना ज्यादा पैसिव रहता है कि जहां पे हमें डिसीजन लेने होते हैं वहां पे हम आधी जिंदगी जो है ना वो सो के गुजार देते हैं। मतलब हम कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये चीज होती है। दूसरा ये कि हमें जो है कम्युनिकेशन में एक तो अंग्रेजी उर्दू का फर्क आ जाता है।
हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम रोस्टरों पे खड़े होते हैं, हमारी टांगें कांप रही होती हैं, हमने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, हमें वहां पे हमारी स्किल्स कैसे डेवलप हो। और हमने अगर रोस्टरम से आगे हमें वो ये तो क्लास के रोस्टरम की बात है, स्टेज पे जाना पड़ता है, तो वहां पे हमने क्राउड को कैसे संभालना है, हमने कितनी टोन में कैसी बात करनी है। और उसके अलावा जब हम वैसे आम लोगों से बात करते हैं, लाइक हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमारा एक्सपोजर होता है, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने डिसेंसी कितनी रखनी है। और डिसेंसी का मतलब हमेशा जो है वो सॉफ्टनेस नहीं होता। डिसेंसी जो है वो आपको एक लिमिट देती है कि आप सॉफ्टनेस मेंटेन रखें बट बाउंड्रीज साथ रखें। सो डिसेंसी इज नॉट ऑलवेज सॉफ्टनेस। और यही वजह होती है कि हमारे जो लोग होते हैं जब बाहर जाते हैं, वो मतलब देखते हैं बाहर के लोगों को, वो कहते हैं ये तो जनाब बड़े सॉफ्ट लोग हैं, बड़े इनोसेंट हैं, और वो उस तरह से वो लिमिट्स भूल जाते हैं। सो बाउंड्रीज को रखना, डिसेंसी को कायम रखना, सॉफ्टनेस को एक लेवल तक रखना, और उसके साथ अपनी एक कम्युनिकेशन मेंटेन करना, साथ में अपना एक ऑरा मेंटेन करना कि किसी को ये जरूरत ना हो कि उसने इस क्वेश्चन से आगे आपसे आपसे मजीद पूछना है। nobody could cross your privacy boundaries। सो ये बहुत जरूरी है, ये हमें नहीं होता, और इसका फिर हम जो है ना वो खमियाजा भुगतते हैं। Okay, thank you so much. My next question is कि आपके ख्याल में अगले 5 सालों में मस्नूई जहानत के शोबे में सबसे बड़ी तब्दीली कौन से आने वाली है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम देखेंगे कि चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं। ये हाइप तो है, बट इस हाइप के बाद चीजें जब वापस आएंगी तो उस तरह नहीं होंगी। जैसे बिल्कुल कोरोना के टाइम पे एक टाइम था, हमने कहा था चीजें वापस आ जाएंगी, बट हमेशा हर हादसे के बाद चीजें वैसे नहीं रहती जैसे पहले होती हैं। सो चेंजेस रहेंगी। चेंजेस में हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होगी एआई के ऊपर। उसके बाद हमारी बहुत ज्यादा जो है हम जब ये बायसनेस और अनफेयरनेस होगी, उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा मार खाने का हम भी हो सकता है। और अगर हम उससे बचते रहे, हमने रिस्पॉन्सिबल एआई को अपने साथ रखा, तो हम तरक्की भी इंशाल्लाह करेंगे और उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी होंगे। सो दोनों चीजें साथ हैं, आपके फायदे भी होंगे, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, आपके ये टेक्नोलॉजी हो, उसके अलावा फाइनेंस, बैंकिंग, हेल्थ केयर, यहाँ पे एआई अपना बहुत मैदान मारेगी। बट हमें ये भी देखना है कि एआई करने क्या आई है, क्या वो रियली हमारी हेल्प करने आई है, क्या वो ह्यूमैनिटी को बढ़ाने आई है, या वो ह्यूमंस को जो है वो एक हेल्प करने आई है। सो ह्यूमंस की हेल्प और ह्यूमैनिटी की हेल्प में बहुत बड़ा फर्क है। हमें एआई को इतना सर पे नहीं चढ़ाना, आई मीन टू से कि उसकी बाउंड्रीज इतनी ज्यादा आगे हो जाएं कि रिस्पॉन्सिबल एआई को हम छोड़ के सिर्फ एआई को पकड़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हम उसको डाटा ब्रीच दे रहे हैं, हम उसको बायसनेस दे रहे हैं, हम उसको अनफेयरनेस दे रहे हैं, हम उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। सो उसकी लिमिट्स रखते हुए जो है हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम उसके अच्छे बेनिफिट्स से, अच्छी चीजों से फायदा उठा सके, और उसकी बुरी चीजों को देखिए। हर चीज जो है ना वो मुकम्मल अच्छी नहीं होती, कोई भी चीज फरिश्ता नहीं होती, कोई भी चीज जो है वो बिल्कुल शैतान नहीं होती। अब हमने जो है जो भी इंसानी बनाई हुई होती है, अब हमने जो है उसमें से उसकी अच्छी चीजों को लेते हुए, उसकी बुरी चीजों को साइड पे करते हुए उसको आगे लेके चलना है। सो दैट्स व्हाट इट डिपेंड्स अपॉन अस, कि हमारे ऊपर है कि हमने एआई से फायदे कितने उठाने हैं और हमने इसको आगे कैसे लेके चलना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें शऊर की जरूरत है, हमें खुद को समझने की जरूरत है, हमें आंखें खोलने की जरूरत है कि एआई जो है वो आनी नहीं है, वो आ चुकी है। एआई अच्छे बुरे के लिए नहीं है कि कपड़े आप बाजार में गए हैं तो बाजी ये लॉन का सूट पसंद कर लें या वो लॉन का सूट पसंद कर लें। नहीं, आपने एआई को चूज नहीं करना, एआई आपको चूज कर चुकी है। जब एआई आपको चूज कर चुकी है तो फिर इसके बाद आपने एआई का एल्गोरिदम जो है वो आपने चूज करना है। आप रील्स देख रहे हैं तो आपने कोई भी बच्चा इस वक्त है उसको हम कहेंगे आपकी एज के कि आप मोबाइल मत यूज करें, ये मत यूज करें, तो वो हम बिल्कुल वो जो एक ट्रेडिशनल मुल्ला वाला 2 रकात मुल्ला वाली बात होती है ना, वो हम वो करना शुरू कर देंगे कि खवातीन को पर्दे में बिठा दो और इनको कोई काम नहीं करना, इनको बाहर नहीं निकलना। तो वो एक गलत चीज आ जाती है ना। तो हमने हर चीज में बैलेंस रखते हुए, इस्लाम जो है वो दीन इतदाल का दीन है। तो इसी तरह हमने जब बच्चे रील्स भी देख रहे हैं तो हमने उनको बताना है कि आपने अपने एल्गोरिदम को, जिस चीज में आपने आगे बढ़ना है, आप उस चीज में आगे बढ़ते हुए उन रील्स को देखें। आपके पास कंटेंट सारा है, अच्छा कंटेंट भी है, बुरा कंटेंट भी है। सो आप छोटे बच्चों को अच्छे कंटेंट सब्सक्राइब करा के दें, आप उसको उनको रील्स दें, या वो जो चीज वो देखना पसंद कर रहे हैं
उससे मतलब रील्स देख रही हैं तो उनको अच्छी रील्स की तरफ लगाएं ना आप। तो आपने कंटेंट खुद चूज करना है, आपने एल्गोरिदम खुद चूज करना है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हेयर कि आप अपने दिमाग से कैसे एआई को अच्छे कामों में लेके जाते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमैनिटी पर्पस की तरफ। और रेहान स्कूल इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। आई मस्ट अप्रिशिएट रेहान स्कूल, आई मस्ट से कि रेहान स्कूल ने इसमें बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। यहाँ पे जो रेहान स्कूल की जब हम शुरू करते हैं यहाँ पे कोर्स, तो हमें बताया था कि आप अपनी एक नीश चुन लें, एजुकेशन वाला वाली जो है पानी वाला पानी वाली, इस तरह करके हम डिफरेंट नाम से, आपका नाम हिम्मत वाला है, तो इस तरह आप चूज कर लेते हैं तो ये बड़ा अच्छा होता है। जो एक डिग्री इंटरनेशनल लेवल पे आती है, इसको इंटरनेशनल बैकलॉरेट कहते हैं। मतलब आप उससे कह रहे हैं कि वो मैट्रिक और एफए के आसपास आती है डिग्री, और तकरीबन उसकी लागत जो है वो 25-30 लाख तक आती है, अगर आप पाकिस्तानी रुपए में काउंट करें। सो उसमें ये होता है कि आपको पेपर्स में ऐसे नहीं होता जैसे हमारे यहाँ रटा सिस्टम हुआ और उसमें दे दिए पेपर्स, बल्कि उसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम एक सॉर्ट आउट करके उसको एनालिसिस करके उसी के ऊपर काम करना होता है। जैसे आप समझे कि एमएस और पीएचडी में जाके हम थीसिस करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, किसी एक नीश को चुनते हुए उसको आगे लेके चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वहां करते हैं। एंड हेड्स ऑफ टू रेहान स्कूल के सर रेहान ने इस चीज को चुना और इसको आगे लेके चल रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसमें काम हो रहा है। ओके, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन दैट कि आप स्टूडेंट को क्या बात कहेंगी कि वो अगर एआई सीखें तो कहाँ से शुरू करें वो, अगर वो एआई कॉपी सीखें, राइटिंग सीखें तो वो कहाँ से शुरू करें? एआई सीखें, रेहान स्कूल से सीखें, इससे ज्यादा कोई अच्छी बात नहीं है। आप रेहान स्कूल से स्टार्ट करें, नई रेहान स्कूल पे जा सकते हैं, रेहान स्कूल की बुक्स को पढ़ें। जो भी है रेहान स्कूल का सिलेबस बहुत परफेक्ट है। आप रेहान एआई सीखना शुरू करें। बट क्योंकि मैंने जो सीखा मैं बहुत कंफ्यूज थी, और मैं एआई को सीखने के बावजूद भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी, बीइंग अ नॉन टेक्निकल पर्सन। जब मैं रेहान स्कूल में आई तो इनकी बहुत ज्यादा अच्छी गाइडलाइन है, और बहुत इनकी टीम है जो पीछे काम कर रही होती है, मुसलसल बुक्स को बना रही होती है और काम कर रही होती है। दैट्स वेरी ग्रेट। तो एआई आपने सीखनी है, रेहान स्कूल से शुरू करें, उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल ऐसी बात है। तो व्यूअर्स आपको भी एआई सीखनी चाहिए। तो सिस्टर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ना सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया बल्कि आपने तजुर्बात, ख्यालात और कीमती मालूमात भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। आज आपके साथ गुफ्तगू करना हमारे लिए वाकई बेहतरीन तजुर्बा रहा। हमें उम्मीद है कि आज के इस गुफ्तगू से हमारे नाज़रीन को जिम्मेदार मौसमी जानब, मीन के गवर्नेंस, एआई, कॉपी राइटिंग, टेक्नोलॉजी एंड मसनूई जहानत के मुस्तकबिल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुई। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू में दोबारा मुलाकात होगी।